दिलीप जी पालीवाल साहब, जालन सिंह जी रावलोट साहब और स्वरूप सिंह जी हमारे ठाकुर साहब और सभी और सभी मीडिया के भाइयों, आज कोरोना की इस महामारी के बीच हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लोकसभा के अंदर बजट प्रस्तुत किया गया, वह बजट निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी बजट था और इस बजट के अंदर गांव, गरीब और किसान, महिला, बुजुर्ग सबका ध्यान रखते हुए ये बजट प्रस्तुत किया गया, जिसका पूरे देश ने सराहना की है। और जिस समय बजट प्रस्तुत किया गया उससे पहले आम व्यक्ति के मन में ये था कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी के बीच अगर बजट आएगा तो एक ये भ्रांति थी कि क्या पता किस तरह का बजट आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन विकट परिस्थितियों के अंदर भी जो बजट प्रस्तुत हुआ और वास्तव में ऐतिहासिक बजट था। और इस ऐतिहासिक बजट के अंदर निश्चित रूप से हर वर्ग का ध्यान रखा गया और देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर किस तरह से हम अग्रसर हो सकें, इस दृष्टि से ये बजट प्रस्तुत किया गया। और इस बजट के अंदर गांव और गरीब का विशेषकर ख्याल रखते हुए आपने, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी योजना है उसके अंदर उज्ज्वला गैस योजना जो हमारी बहनों के लिए प्रारंभ की गई थी, उसमें लगभग 8 करोड़ बहनों को ये उज्ज्वला गैस योजना के तहत कनेक्शन दिए गए थे आज दिन तक। लेकिन उसके अंदर इजाफा करते हुए अब 1 करोड़ कनेक्शन और बढ़ाए जाएंगे और कनेक्शन उन बहनों को दिए जाएंगे। साथ ही एक देश एक राशन कार्ड जो है उसके निमित्त भी जो पहले पायलट के तौर पर 4 राज्यों के अंदर प्रारंभ किया था, अब देश के 32 राज्यों के अंदर यह एक देश एक राशन लागू किया जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर भी रहता है तो वह किसी दूसरे शहर के अंदर या दूसरे जिले या दूसरे राज्य के अंदर भी चला जाएगा तो उसके भी वह राशन कार्ड उपयोग में आएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके लिए भी पूरे देश के अंदर इस योजना को लागू किया गया और इसके लिए बजट का भी प्रावधान जिस तरह से किया गया है। और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर बात करें तो स्वास्थ्य के अंदर भी जो बजट का प्रावधान किया गया उसमें 137% बढ़ाकर इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया, जिसकी वजह से इस बजट के अंदर जहाँ 94,000 करोड़ रुपए का जो स्वास्थ्य का बजट था उसको बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए का बजट का इसके अंदर प्रावधान किया गया है, जो आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर व्यक्ति के ये लाभकारी होगा। और साथ ही कोविड की लिए स्पेशल जो जिस तरह से इसके अंदर 2021-22 के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसको आवश्यकता पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस दृष्टि से ये एक व्यवस्था निश्चित रूप से की गई है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लगभग 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं उनको एकीकृत सार्वजनिक हेल्थ लैब की स्थापना का प्रावधान भी इस बजट के अंदर किया गया है, जो पूरे देश के अंदर इस लैबों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा, कृषि के क्षेत्र के अंदर भी जहां हम गांव और गरीब की बात करते हैं और किसान की बात करते हैं, तो कृषि के लिए भी इस बजट के अंदर विशेषकर ध्यान दिया गया। और जहां देश के अंदर ईनाम मंडी जो अभी तक 1,000 ईनाम मंडियों से जुड़े हुए थी, मंडियां जुड़ी हुई थी इनाम से, लेकिन अब इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और साथ ही 1,000 मंडियों को और जोड़ा जाएगा।
जो कि आने वाले समय के अंदर फसल को क्रय विक्रय करने के लिए किसान के लिए एक इनाम पोर्टल के ऊपर ये सुविधा होगी। तो ये कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति बैठा है देश के किसी भी कोने के अंदर अपने घर बैठकर भी अपने उत्पादन को किसान या व्यापारी ट्रांजैक्शन कर सकता है या बेच सकता है। तो ऐसी 1000 मंडी से बढ़ाकर 2000 मंडी करने का लक्ष्य लिया है। और दूसरा, एमएसपी के ऊपर खरीद आगे निरंतर जारी रहेगी। और एमएसपी के ऊपर खरीद के विषय पर अगर बात करूं मैं, तो यूपीए के सरकार के समय में जितनी खरीद होती थी उसकी अब लगभग दलहन के अंदर 40 गुना वृद्धि हुई है। एमएसपी की ऊपर जो खरीद यूपीए की सरकार में होती थी उससे आज 40 गुना वृद्धि की गई है। और साथ ही गेहूं और धान के अंदर 3 गुना वृद्धि हुई है। और कपास के अंदर तो लगभग 2500 गुना वृद्धि की गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है और किसानों के कल्याण के कार्य कर रही है। और साथ ही ऋण का जो वितरण होता था केसीसी के माध्यम से, तो वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण किसानों को वितरित किया जाता था। उसको 10% वृद्धि करके और अब 16.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को ऋण के रूप में वितरित किया जाएगा। तो इस दृष्टि से किसानों के लिए ये एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार के द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। और ग्रामीण पंचायती राज अगर बात करें, ग्रामीण विकास की नीति के तौर पर जहां 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, तो उसको 10,000 करोड़ बढ़ाकर अब 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी किया गया। और इस समय मैं आपको ये भी बताऊं कि शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा के अंदर भी इस बजट के अंदर आने वाले समय में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का भी प्रावधान किया गया है। और साथ ही जो अनुसूचित जाति है, जनजाति के लिए भी 38,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिसमें अनुसूचित जाति समुदाय वाले वर्गों के लिए नए स्कूलों के निर्माण की व्यवस्था इस शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी एक क्रांतिकारी काम किया जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि पहले से जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें आदर्श स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिए, आदर्श मॉडल के रूप में स्कूलों को स्थापित करने के लिए लगभग 15,000 नए स्कूल ऐसे देश भर में स्थापित किए जाएंगे जो आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही बड़ा एक क्रांतिकारी कदम होगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि वो सारी सुविधाएं नहीं है जो शहरी क्षेत्र में होती है, वैसी ही सुविधाएं अब आने वाले टाइम के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलेगी इस आदर्श स्कूल के माध्यम से। और साथ ही आधारभूत ढांचे की अगर बात करें तो आज लगभग 1,18,000 करोड़ रुपए सड़क परिवहन के लिए और राजमार्ग जो है उनके लिए भी प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। वहीं 1,10,000 का करोड़ रुपए का प्रावधान रेल के अंदर भी भविष्य उपयोगी रेल प्रणाली को विकसित करने के लिए इसका बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक की सिस्टम से ट्रेन जो आज जहां पर हम देखते हैं कि देश के अंदर सब ब्रॉडगेज है, लेकिन इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन की व्यवस्था के नाते 2023 तक का हमारा लक्ष्य है। तो 2023 तक पूरे देश के अंदर सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की व्यवस्था भी इस बजट के अंदर प्रावधान करके बजट को दिया गया। तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय के लिए ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि किसान हर वर्ग के लिए बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उसके अंदर भी बजट को बढ़ाया गया है। चाहे हमारे इसके अंदर 4.78 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट है, उसको भी बढ़ाया गया और 22 करोड़ रुपए का इसके अंदर
और इजाफा किया गया है। जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो इस विषय पर हमेशा चिंता करती है। तो इस दृष्टि से भी इस बजट के अंदर जो व्यवस्था की है, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो ये बजट पेश किया गया है ये एक ऐतिहासिक बजट है। और इस बजट के अंदर जो 75 साल से अधिक की उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको भी अपने वहाँ पर टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी उसमें छूट दी गई है, जो कि बुजुर्गों के लिए भी एक बहुत अच्छी योजना है। तो इस तरह से जो ये बजट इस बार जो प्रस्तुत किया गया है, इस बजट की पूरे देश के अंदर सराहना की गई है और निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक बजट है। और इस बजट के अंदर गांव, गरीब और किसान और कल्याण का पूरा ख्याल रखा गया है। तो मैं इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये ऐतिहासिक बजट इस कोरोना की इस वैश्विक महामारी के अंदर जहाँ पूरे विश्व के अंदर कई ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जिसने कोविड की महामारी के अंदर भी महामारी से भी बचने का काम और समय पर बहुत सारी सुविधाएं, चाहे पीपीई किट हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट की व्यवस्था करना हो, चाहे लैब हो। आपने देखा होगा कि जिस समय कोरोना आया था उस समय देश के अंदर मात्र एक लैब थी, लेकिन आज प्रत्येक जिले के अंदर लगभग लैब स्थापित हुई है। तो ये सारी कोरोना के अंदर इतनी सब व्यवस्था करके और लगभग उस समय 2 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज की योजना के तहत व्यवस्था करने के बावजूद भी इस देश का इतना ऐतिहासिक बजट आना, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व के अंदर देश की और वित्त मंत्री जी के जो बजट को प्रस्तुत किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना ऐतिहासिक बजट है जिसका पूरे देश ने सराहना की है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी काम किया है। इस बजट को लेकर 6% की बजट की कटौती करनी, लगभग 1128 करोड़ रुपए की कटौती की है। इस कटौती के रहते कैसे संभव हो पाएगा शिक्षा में विकास? ऐसा है कि बजट के अंदर व्यवस्था उस दृष्टि से की जाती है कि भविष्य के अंदर कौन सा काम करना, और कोई भी प्लान बनता है तो उसके अंदर ये चीज एक अनुमान के आधार पर बजट दिया जाता है प्रतिवर्ष। और उस बजट के अंदर जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा कि अपनी जो किसान सम्मान निधि का पैसा है, किसान सम्मान निधि के तौर पर हमने अनुमान लगाया था कि 75,000 करोड़ रुपए किसान को किसान सम्मान निधि के तौर पर देना है पैसा। और उसके आधार पर हमने 1,75,000 करोड़ रुपए का पिछले साल के बजट के अंदर प्रावधान किया। लेकिन हमारा उस समय ये अनुमान था कि लगभग देश के अंदर किसान है वो 14.5 करोड़ किसान है, तो उसके अनुसार ये लगभग 15 करोड़ तक ये फिगर 75,000 करोड़ तक पहुंचेगा। लेकिन राज्यों से आई जो नाम किसानों के नाम आए उसके आधार पर जो लगभग 10 करोड़ किसानों के नाम आए, बाकी के नाम नहीं आए, जिसकी वजह से आज बजट के अंदर कम हुआ। तो इसलिए जैसे जैसे सब आवश्यकता होती है, ऐसा ही शिक्षा के अंदर भी जितना बजट राज्यों को दिया जाता है उतना खर्च नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति पैदा होती है दोबारा उसको कम किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद आवश्यकता होती है तो तुरंत बढ़ा दिया जाता है। भारत सरकार के अंदर बजट के पैसों की कोई कमी नहीं है। सर, आपने गांव, गरीब और कृषि की बात की। किसान 90 दिन से ज्यादा दिनों से सड़कों पर बैठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आपने कीड़े लगवा दिए उनके सड़कों पार करने के लिए, 6 लेन की बैरिकेडिंग करवा दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीती हो रही है, कई पॉप स्टार बड़े लेवल के अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो बयानबाजी कर रहे हैं देश में। आखिर आप किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसा है कि ये पूरा देश देख रहा है कि किसानों से और किसान यूनियन के नेताओं से कौन बात नहीं कर रहा है। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर वार्ता हुई है। और निश्चित रूप से जो कृषि के कानून हैं बने हुए हैं वो किसान के हित के हैं और किसान को एक आज़ादी देने वाले कानून हैं। किसान अपनी मनचाही वस्तु को मनचाही स्थान पर मनचाही रेट के ऊपर बेच सकता है। और दूसरा, इस कानून के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान अपना जो उत्पादन है उसको
पहले से ही रेट तय कर सकता है किस रेट के अंदर वो अपने उत्पादन को बेचेगा। तो इस दृष्टि से ये जो कानून बने उसके अंदर अगर व्यापारी और किसान के बीच में किसी प्रकार का अगर विवाद होता है या उसने जो एग्रीमेंट किया और उसके आधार पर अगर उसने अपनी फसल को बेचा और एग्रीमेंट के आधार पर उसको रेट नहीं मिली या उसकी रेट घट जाती है, उदाहरण के तौर पर सेब का ही मैं उदाहरण दूं, अगर सेब की रेट है और सेब की रेट 30 रुपए में सौदा किया और जब फसल पकी रेट उसकी अगर घट के आ गई 20 रुपए, तो व्यापारी को 30 रुपए में सौदा किया तो 30 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर 150% की पेनल्टी लगेगी। वहीं पर अगर रेट बढ़ जाती है और रेट मान लो 50 रुपए हो गए अनार के, तो किसान स्वतंत्र है, अपने एग्रीमेंट से कभी भी बाहर जा सकता है और बढ़ी हुई दर पर वो दूसरे किसी भी व्यापारी को बेच सकता है। किसान के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये इस कानून में किया गया है। और इसके बाद में भी अगर किसी प्रकार का एग्रीमेंट के बाद में अगर कोई विवाद हो जाता है, एसडीएम के पास में जाते हैं और वहां अगर सुनवाई के अंदर ये प्रावधान किया गया कि किसान के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि अगर उसने एडवांस में पैसा लिया है और एडवांस का पैसा भी वो देने का जो प्रावधान किया है, या तो वो अपने वो किसान कह सकता है मैं 1 साल में बाद में दूंगा तो वो 1 साल बाद में दे, वो कहेगा मैं किस्तों में देना चाहता हूं तो किस्तों में दे। और उसके बावजूद भी अगर किसान ने एडवांस से पैसा दिया है और वो रिटर्न भी नहीं करता है तो भी उसके खिलाफ कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसकी जमीन कुड़क करके या उसकी संपत्ति कुड़क करके उसको पैसा व्यापारी को जो एडवांस लिया हुआ वो दिला दे। इसलिए किसान अगर पैसा नहीं भी देता है तो भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये हमारे कानून में। वहीं पर जो पंजाब के किसान आज जो आंदोलन कर रहे हैं वहां पहले से ही कानून ऑलरेडी बना हुआ है और उस पंजाब के कानून का मैं हवाला देना चाहता हूं। पंजाब में जो कानून है उसके अंदर किसान अगर अपने सौदे से मना करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो उसके खिलाफ 3 साल की सजा का प्रावधान है और 5 साल का 5 लाख रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है, जो अभी पंजाब की सरकार ने लागू कर रखा है। लेकिन भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उसके अंदर किसान के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये कानून जो बने वो किसान के हित के लिए बने और मोदी जी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस तरह विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है और किसान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहा है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि देश का किसान आज जहां कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन देश के अन्य अन्य क्षेत्र के अंदर करोड़ों किसान इस कानूनों का समर्थन भी कर रहा है। सर, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? कानूनों में किसान ये मांग करे कि हमें सिर्फ लिखित में आज एमएसपी की गारंटी दे दो कि मंडियों से बाहर जो भी अनाज खरीदेगा वो एमएसपी पे खरीदेगा। एमएसपी एक प्रशासकीय निर्णय है, प्रशासन का निर्णय, और प्रशासकीय निर्णय के आधार पर निरंतर आगे एमएसपी पर खरीद होती रहेगी और हर प्रतिवर्ष एमएसपी बढ़ाई जाती है और एमएसपी पर खरीद है वो भारत सरकार का कमिटमेंट है और निश्चित रूप से एमएसपी के ऊपर खरीद करेगी। सर माफी चाहूंगा सर, आपने जो बताया जैसे कि एक तरफा किसान की तरफ ही कार्रवाई होगी, व्यापारी के खिलाफ कोई व्यापारी के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, किसान की तरफ नहीं होगी, तो ये एक तरफा संचालन नहीं हो जाएगा? जो हर जगह तो किसान भी गलत नहीं हो सकता और हर जगह व्यापारी भी गलत नहीं। इसमें ऐसा है कि किसान के प्रति ये रहा है कि किसान अगर रेट बढ़ जाती है या घट जाती है तो किसान को अपना उत्पादन एक ही स्थान है जहाँ पर वो बेच सकता है। तो इसलिए ये कानून जब बनाया पीछे बहुत सोच विचार की कि किसान को मद्देनजर रख के बनाया है और किसान के लिए बनाया। किसान आज देश का अन्नदाता है, उसी के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसीलिए कृषि का बजट बढ़ाया है। 60 साल जिन्होंने शासन किया, आप उनसे पूछिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कृषि का उनके समय का जो बजट होता था 2014 से पहले के आप बजट उठाकर देख लो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़ या अधिकतम 24,000 करोड़ लास्ट बजट उनका रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस साल का कृषि का बजट है वो 1,35,000 करोड़ से अधिक है। तो ये कृषि का बजट ही आप देख सकते हैं कि कितना, और जिसमें भी 75,000 करोड़ तो किसान सम्मान निधि के तौर पर किसान के डायरेक्ट खाते में जाते हैं।
ये किसान सम्मान निधि का, तो ये हमारा किसानों के प्रति सरकार निश्चित रूप से एक संवेदनशीलता के साथ में और काम कर रही है। और आने वाले कल के अंदर देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, और देश का किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस दृष्टि से ये कानून बने, और जिसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि किसान अगर किसी प्रकार से एग्रीमेंट बढ़ी हुई दर पर अगर वो दूसरे व्यापारी को बेचता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन व्यापारी ने उससे सौदा करने का तय किया है, एग्रीमेंट किया, तो उसके आधार पर उसको पेमेंट देना पड़ेगा। ये प्रावधान कानून। आप बाड़मेर जैसलमेर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बजट की बात करें, बजट में बाड़मेर जैसलमेर के लिए क्या लेके आए आप? ऐसा है कि पूरा बजट है वो बजट देश के लिए है, और इस देश के अंदर सभी जगह जिस तरह से वितरित होगा तो सबके लिए वितरण होगा। और जैसा कि इसके अंदर रेल के अंदर भी है, शिक्षा के अंदर भी है, कृषि के अंदर भी है, ये बजट है वो पूरे देश के लिए होगा। और उसके अंदर जो अपने बाड़मेर जिले कैसे में आएगा वो बाड़मेर जिले को मिलेगा। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर आपको बाड़मेर के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जो हम सब ने पहले सोचा था कि बाड़मेर जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसको हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, आगे बढ़ाएं। उसके लिए चाहे हमारे पानी की योजना हो, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है घर घर टूटी योजना, तो उसके तहत घर घर टूटी योजना के तहत पानी पहुंचेगा। और विद्युतीकरण के तहत जो देश गांव हमारे गांव ढाणियां जो बची हुई है उन ढाणियों को भी विद्युत से कनेक्शन के साथ सभी को जोड़ा जाएगा। और बाड़मेर के अंदर बॉम्बे की जो ट्रेन है उसकी हमारी यहाँ की मांग है उसको भी पूरा किया जाएगा। और साथ ही एयरपोर्ट की हमारे यहाँ पर मांग है, तो उस एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी यहाँ पर स्थापित होगा। इस दृष्टि से इस बजट को मैं कह सकता हूँ कि बाड़मेर जिला ही नहीं पूरे देश के लिए एक बजट है, और निश्चित रूप से हर वर्ग के लिए बजट है, और बहुत ही शानदार बजट है जो देश हित का और देश के आम व्यक्ति के लिए बजट बनाया गया है। सर बतौर मंत्री, और ऐसा कौन सा फैसला आप मानते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ऐतिहासिक है? आपकी पर्सनल क्या राय है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए? ऐसा है कि जो स्वास्थ्य की बात की हर वर्ग के लिए, मैंने कहा ना हर वर्ग, आज स्वास्थ्य में कितना बड़ा बजट बढ़ाया गया है जो 137% अधिक बढ़ाया गया। जो पहले ये आम व्यक्ति की आवश्यकता है, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे पानी हो, चाहे लाइट हो, ये सारी सुविधाएं, और इनकम टैक्स का विषय हो या अन्य सारी सुविधाएं जो भी की गई है वो मध्यम वर्ग आम व्यक्ति के लिए ये बजट है। और इस बजट को आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति ने इसकी तारीफ की। तो कोई एक फैसला जो आप सराहनीय मानते हैं मध्यम वर्ग के लिए? मेरा सिर्फ सवाल, मैं तो कहता हूँ जो बजट के अंदर जितना प्रावधान किया है उसके अंदर हर वर्ग को है, मध्यम वर्ग को भी है, गरीब के लिए भी है, और चाहे वो अमीर है, हर वर्ग के लिए बजट है। सर 3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। इस बीच 26 जनवरी को एक ऐसी घटना हो गई है, और अभी भी जो आंदोलन है सर ये रुकता हुआ या कहीं टूटता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी जैसे कह रहे हैं अक्टूबर तक का स्थगित किया जा रहा है, तो सर ऐसी आशंका हो सकती है कि ऐसी जो घटना है फिर दोहराई जा सकती है, और जो देश की एक तो अखंडता के लिए बड़ी ही हानिकारक है, तो सरकार को खुद चलकर प्रयास करने चाहिए। ऐसा है कि 26 तारीख की जो घटना हुई घटी उसकी पूरे देश ने निंदा की है, मैं भी इसकी निंदा करता हूँ, और पूरे देश को शर्मसार किया इस घटना ने। और इस बात को लेकर पहले भी हमने कहा था जो किसान यूनियन के नेता हैं उनसे कि आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं असामाजिक तत्व पहुंच चुके जो इस आंदोलन को गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं या इसको बदनाम करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ट्रैक्टर मार्च करेंगे, और उसी की वजह से ऐसी एक घटना घटी जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर हमें शर्मसार, विश्व में हमें शर्मसार होना पड़ा। और वास्तव में मैं किसान यूनियन के नेताओं से ये भी निवेदन करता हूँ कि अभी भी जो हमारे ये कानून है, इन कानूनों के अंदर आपको कहीं पर भी लगता है कि इसमें हमें संशोधन की आवश्यकता है तो उसके लिए तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संशोधन कर रहे हैं, इसका मतलब कानून के अंदर कहीं न कहीं कमी है। हमने बहुत अच्छा कानून बनाया है, किसान के हित का बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अगर कहीं लगता है तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें। वो सिर्फ एक बात करते हैं कि कानून को वापस लिया जाए, कानून को रिपील करने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि और कुछ लोग काला कानून भी कहते हैं। मुझे एक बताइए इसमें काला कौन सा है जो बताए कि ये इसमें काला है?
वो बताने को तैयार नहीं है, सिर्फ कानून वापसी की बात करते हैं। अगर संशोधन करना है तो उसके अंदर आपको लगता है जहां उनके प्रारंभ में मुद्दे थे, जिस समय किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय उन किसान यूनियन के नेताओं के जो मुद्दे थे वो मुद्दे अलग थे, और जैसे आंदोलन आगे बढ़ा उस समय इनके मुद्दे अलग हो गए। मैं कहता हूं कि जो प्रारंभिक मुद्दों पर आएंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा, और हम पूरे आशावान हैं कि अगली जब वार्ता होगी तो उस वार्ता के अंदर एक समाधान की ओर बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। युवाओं को रोजगार को लेकर अब तक कितना रोजगार दिया जा चुका है और अब आगे क्या टारगेट है? ऐसा है कि युवाओं के लिए रोजगार का जो हमारा लक्ष्य है निरंतर उस दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात बाड़मेर के अंदर की युवाओं को रोजगार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज चाहे हमारे केन के अंदर हो, चाहे रिफाइनरी के अंदर हो, चाहे यहाँ पर इंडस्ट्रीज के अंदर हो, तो यहाँ पर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वहाँ पर अधिक से अधिक हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले। तो प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से कई युवाओं को रोजगार मिला, और भी आगे हम प्रयास है और ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले। सर आपके कार्यकाल को भी 2 साल होने को आए, आपके कार्यकाल को 2 साल होने को आए। बाड़मेर जैसलमेर दोनों जिलों में रेल सेवाओं और वायु सेवाओं से संबंधित क्या प्रोग्रेस? ऐसा है कि देश पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में कोरोना आने की वजह से थोड़ा कुछ रुका, गतिरोध आया उसकी वजह से। लेकिन जैसा मैंने अपने प्रारंभ के मुद्दों के अंदर कहा कि रेल के अंदर भी कई नई ट्रेनें प्रारंभ हुई है अभी, और आगे और भी नई ट्रेन भी प्रारंभ होगी। और जो हमारा एयरपोर्ट की बात है तो एयरपोर्ट भी जल्दी आपको ये सुखद समाचार मिलेंगे। जमीन अलॉट हो चुकी है और उसके बाद में बजट आएगा और हम यहाँ से एयर फ्लाइट है वो यहाँ से बहुत जल्दी उड़ेगी। बाड़मेर से भी हवाई यात्रा प्रारंभ होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास है। जैसलमेर में और नई वायु सेवाएं शुरू करने के लिए जैसलमेर के अंदर भी वायु आज फ्लाइट का एयरपोर्ट है और लगभग 5-6 फ्लाइटें चल रही है, और जैसी आवश्यकता होगी इसके अनुसार निरंतर प्रयास कर रहे हैं और फ्लाइट वहाँ से चले, इसको प्रयास चले।